हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट संख्या 25 है। देखिए, ये सेट लगाने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो भी करंट का तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर का, तो उसका भी इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट का मिल जाएगा, जिसका तैयारी आपको सेट मारने से हो जाएगा। बाकी जो भी सिलेबस है दरोगा का, वो भी कवर हो जाएगा। बाकी सिलेबस कवर होने के बाद आपका एक तरह से रिकॉल होता चला जाएगा, जो भी एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। देखिए, सेट लगाने से होगा क्या कि आपको जो भी ऑप्शन से भी जो भी क्वेश्चन बनता है वो भी बताते जाएंगे। आपको 30 से 40 मिनट का अंदर सेट रहेगा और आप इसे पूरा देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं हमको यहाँ से कुछ सीख के ही जाइएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें कि कैसा लगता है आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसका आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन देख लीजिए, लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदारो है, धोलावीरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धोलावीरा। ठीक है। देखिए, धोलावीरा जो है कहाँ पे है? ये गुजरात में है। गुजरात के कच्छ के एक जिला पड़ता है, वहीं पे ये धोलावीरा है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, धोलावीरा जो है गुजरात में है। और कौन सी नदी के किनारे? तो लूनी नदी के किनारे है। बाकी देख लेते हैं, लोथल, लोथल भी गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। कभी कभी किस नदी के किनारे ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। कालीबंगन, ये जो है आपको हनुमानगढ़ एक जिला है, राजस्थान में है। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे है। बाकी देखिए, मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से सही सम्मिलित है, इनमें से कौन सा है सही सम्मिलित है? तो इनमें से सभी जो है सही सम्मिलित है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, नासिक अभिलेख, गौतम बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय, तो इससे संबंधित है। तो ये सभी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, तो अध्यक्षता पूछ रहा है, शासनकाल नहीं पूछ रहा है। तो किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तीस ने, मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। बात करें कि किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। उसके बाद याद करें ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा में ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। बात करें वसुमित्र, वसुमित्र है चौथी बौद्ध संगति हुआ था कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था, ये सभा कमी के अध्यक्षता में हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसकी शासनकाल था अकाल अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो आप इतना टर्म याद रख सकते हैं। और पहला यदि याद रखना चाहते हैं तो पहला हुआ था राजगिरी में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इतना चीज़ आपको एक क्वेश्चन से कवर हो जा रहा है। तो इसलिए वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिकंदर के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, देख लेते हैं। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। इन्होंने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया था, सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, सही है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिकंदर की गुरु का नाम था अरस्तु। आप इसे एडिशनल जानकारी में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन थे? तो इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये जो थे मोहम्मद बिन कासिम, ये अरब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी। ठीक है, तो आप इसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास खां सारवानी। अब्बास खां सारवानी जो है ये दिल्ली सल्तनत के लेखक नहीं थे। बाकी ये तीनों जो थे, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास उस सिराज, ये तीनों जो थे ये दिल्ली सल्तनत के लेखक थे। ये अब्बास खां सारवानी जो है ये शेरशाह के बारे में लिखा गया था। शेरशाह के एक पुस्तक है, तारीख ए शेरशाही के शासनकाल के बारे में लिखा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना जो है निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। बंदायूनी है, जस्टिन है, अबुल फजल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदायूनी। ठीक है, तो अकबर की नीति का जो है आलोचना किया था बंदायूनी ने। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था। दिल्ली में जो है पुराना किला है, इस भवनों का निर्माण कौन किया था? ऑप्शन देख लीजिए। अकबर है, शाहजहां, शेरशाह सूरी है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने ही दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से
किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ब्रिटिश शासन को बाहर करने के लिए जो है भारत का ऐसा कौन सा शासक था जो फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ऑप्शन देख लीजिए, हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, शिवाजी है, रंजीत सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने ही फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। कहाँ से? भारत से। देखिए टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। अब मैसूर की राजधानी, टीपू सुल्तान की राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? डायरेक्ट याद रखिएगा 1920 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। डेट यदि याद रखिएगा तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के उपरांत में बंग भंग आंदोलन किया गया था। तो इसका आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करें बंगाल विभाजन की तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। तो ये प्रभावी में कब आया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी में आया था। तो आप ये डेट याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में रखकर सही कूट दीजिए। तो घटना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, भगत सिंह को फांसी है, गांधी इरविन समझौता। इसको क्रम से सजाना है, कौन पहले हुआ, ठीक है, इस तरह से सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था। उसके बाद 3 नंबर हो गया भगत सिंह को फांसी, उसके बाद 2 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, उसके बाद 1 नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आप इसे डेट याद रख सकते हैं। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 26 से 31 मार्च से 1931 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। सारे जो है 1931 में हुआ था। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। इसके बाद गांधी इरविन समझौते के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान बनते समय जो थी था, उसके बाद कुल कितनी महिलाओं ने इसके सदस्य के रूप में भाग लिया था? तो याद रखिएगा टोटल जो है 15 महिला ने भाग लिया था। बात करें तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो एकमात्र महिला थी ये बेगम एजाज रसूल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के खरीद बिक्री और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये आर्टिकल 23 है, याद रखिएगा आर्टिकल 23। तो यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें तो ये मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ये दिया हुआ है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। सबसे पहले गलत कथन देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ये भी सही है। तीनों सही है, ठीक है, सिर्फ ये सही नहीं है। देखिए राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कराने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संसद में जो है मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कराने के लिए न्यूनतम कितनी सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम जो है 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो सीट से रिलेटेड है। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार में भी 16 राज्यसभा सीट है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीट है। बात करें ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट 18 है, कर्नाटक में 12 है, उड़ीसा में राज्यसभा की सीट 10 है, गुजरात में राज्यसभा की सीट 11 है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट 5 है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट 3 है। तो सब में डिफरेंट है, बाकी बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है राज्यसभा की सीट 16 16 है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक दिन तक कार्यकाल किसका रहा था? ऑप्शन देख लीजिए, बलिराम भगत है, बलराम जाखर है, श्री हुकुम सिंह है, सोमनाथ चटर्जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलराम जाखर। इसका कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक दिनों तक रहा था। बात करें कब से कब तक रहा था? 22 जनवरी 1980 से 26 दिसंबर 1989 ईस्वी के बीच में रहा था। लगभग 9 वर्षों तक ये बलराम जाखर लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद है। तो नगर परिषद जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल नहीं है। देखिए ये त्रिस्तरीय जो दिया था बलवंत राय मेहता ने दिया था। बात करें ग्राम के लेवल पे ग्राम पंचायत, पंचायत के लेवल पे पंचायत समिति और जिला के लेवल पे जिला परिषद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं है तो नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो काफी बार बताए हुए थे, महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ये आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए बात करें इलेक्शन कमीशन का, ये भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 ईस्वी में, आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। बात करें कि इलेक्शन कमीशन का वर्णन का, तो आर्टिकल 324 में है। मतदान दिवस की बात करें, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? आप इसे याद रख सकते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ही निर्वाचन आयोग का घोषणा किया गया था, स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो किस राज्य लोक सेवा आयोग की जो है उम्र जो है सेवा मतलब रिटायर करने की उम्र जो है 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई? ऑप्शन देखिए, 37वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जो रिटायर करने की उम्र जो थी वो 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई थी। ये 41वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ परिवर्तन हुआ था। बात करें इसमें प्रस्तावना में भी हुआ था, बाकी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बहुत सारा चीज़ इसमें जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका वाद्य यंत्र तबला था, तबला से ये संबंधित थे। बात करें सितार से एक प्रमुख थे तो पंडित रविशंकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर का जो संबंध है सितार से था। उसके बाद सरोद से संबंधित मोहम्मद अहमद अमजद अली खां थे। ठीक है, बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया थे। तो आप इन्हें एडिशनल में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है निम्नलिखित शहरों में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, नई दिल्ली है, कोलकाता है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। तो विश्व का प्रथम जो है सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची जो केरल में पड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व का प्रथम है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई पत्तन है, कोची। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है निम्नलिखित में से नहीं पाए जाते, किस में? ऑप्शन देख लीजिए, गोदावरी डेल्टा है, गंगा डेल्टा है, पश्चिमी घाट है, महानदी बेसिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा में जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता है, बाकी गोदावरी डेल्टा, पश्चिमी घाट डेल्टा, महानदी बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटीय प्रदूषक क्या होता है? जो जीवों द्वारा कोई भी कचरा फेंकते हैं उसको नष्ट या खा लेते हैं, उसी को जैव अपघटीय प्रदूषक कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सीवेज है, एवेस्टस है, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, स्मॉग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लाई एश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र
पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, शेषाचल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नल्लामल वन क्षेत्र, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपको पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में जो बाघ परियोजना जो कब शुरू की गई थी? तो ये 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, श्रीकिन्नई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो श्रीकिन्नी उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ है, नई दिल्ली है, मैसूर है, कलकत्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये काफी बार आया हुआ भी है, वंशिका परमार जो है मिस अर्थ 2022 की विजेता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं। तो यूट्यूब के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए, नील मोहन है, समीर अग्रवाल है, उत्पल कुमार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन जो है यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सैन्य अभ्यास जो था भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया है। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 ईस्वी में किया गया था। यह एक नौसेना अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है पुर्तगाल में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है जल के नीचे जीवन है। इसका थीम या उद्देश्य बोल सकते हैं जल के नीचे जो है जीवन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है 2022 में किस राज्य को जो है प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन देख लीजिए, गोवा है, कर्नाटक है, हरियाणा है, बिहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। बिहार का बात करें इसमें तो बिहार का स्थान 15वां स्थान रहा था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बिहार का स्थान 15वां रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए, 37 देख लीजिए, 38 देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था गुजरात में हुआ था। इसका उद्घाटन करता प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, तो इसका शुभंकर कौन था? तो इसका शुभंकर शाहबाज था, शाहबाज, जो इसका मीनिंग होता है एशियाई शेर। ठीक है, तो अब इसे याद रखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राज्यपाल है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो पहले नहीं वाला देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ का राज्यपाल नहीं है, यहाँ का राज्यपाल का नाम है शिव प्रसाद शुक्ल। ठीक है, और ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है सिक्किम के राज्यपाल हैं। बाद बाकी और देख लेते हैं। असम का राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, झारखंड का है सीपी राधाकृष्णन, मेघालय का है फागू चौहान। देखिए, हो सकता है कि जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ये हो सकता है, ये होगा, ये है जब आप वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी समय के बाद, तो हो सकता है चेंज हो गया होगा। तो एक बार आप सर्च करके गूगल पे जरूर देख लीजिएगा, तो इसका राज्यपाल यही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप याद करके यही चले जाइएगा, यही बना लीजिएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, ये बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था ट्रांसजेंडर जो है, उसके बाद भिखारियों के लिए कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया गया था? तो इस योजना का नाम था स्माइल योजना, स्माइल योजना। क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लीजिए। आइए 42 देखते हैं, 41 देखते हैं, सॉरी। देखिए, ये सब जो है करंट का क्वेश्चन है। तो आपको हम बताए हुए थे 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट का भी बताएंगे, इस सेट में दिया हुआ है। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट का भी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ के लेखक जो है इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर जो है इसका लेखक है। तो अंबेडकर ए लाइफ जो है पुस्तक है, इसमें अंबेडकर के बारे में, बाकी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के क्रांतिकारी थे, तो उनका भी इसमें वर्णन किया गया है अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक में। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर है, तो इसमें किस किस का जानकारी दिया हुआ है? तो अंबेडकर का तो दिया ही है, बाकी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी जो उस समय के प्रमुख थे नेता, उनका भी वर्णन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है सीडीएस कौन बने? तो ये बने हैं अनिल चौहान। इससे पहले बिपिन रावत थे जिसका वायु दुर्घटना में मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वन वेब इंडिया 1 उपग्रह के किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो वन वेब इंडिया 1 उपग्रह का जो है किस से ऊपर भेजा गया था? ऑप्शन, इसका राइट आंसर जानिए, LVM3M2।
ठीक है, LVM-3M2 से ये उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 में बजट के लिए कितनी राशि जो है जल जीवन मिशन हेतु जो है आवंटित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79,000 करोड़। ठीक है, 79,000 करोड़। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये सब करंट का क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है दलहन उत्पादन में जो है भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान इसमें पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, भारत सरकार ने यूक्रेन से अपने भारत के नागरिकों को निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो क्यों निकाला गया था यूक्रेन से? तो रूस ने हमला कर दिया था यूक्रेन पे, इसलिए वहाँ पे जो भारतीय फंसा हुआ था यूक्रेन में, तो उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, देखिए बात करें ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत क्या होता है? तो ये उत्तर भारत में जो बाढ़ आ जाता है उसी को बचाने के लिए, वहाँ के आदमी को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति जो है क्या है? तो देखिए, अफगानिस्तान में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, जिसमें तालिबान ने सत्ता काबिज कर लिया था अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसा हुआ था उन्हीं को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का प्रयोग किया गया था, चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, मिजोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है, असम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है मिजोरम है। मिजोरम जो है जुलाई 2022 ईस्वी में रामसर सूची में शामिल हो गया है। तो देखिए, रामसर सूची भी आर्द्रभूमि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है रामसर सूची में जुलाई 2022 में शामिल हो गया। तो ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया जाता है? तो बी ह्यूमन काइंड के एक विषय है, थीम है, इस विषय के संबंध में कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया था? तो इसका रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था, रेड क्रॉस दिवस। बात करें रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। शहर दिवस जो है देखिए विश्व रक्तदान दिवस है 14 जून को, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं अब। देखिए, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ जो है केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ किया गया? तो ये मालदीव के साथ किया गया, मालदीव के साथ। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 22 एकल ग्रैंड स्मेल जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो 22 एकल ग्रैंड स्मेल जीतने वाले जो है विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये राफेल नडाल बने हैं, राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। बात करें रोजर फेडरर भी 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, 20 एकल। तो ये रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। बात करें नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी है। ये सभी जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 51 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बिहू है, सतरिया है, कथक है, गरबा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा लोक नृत्य को जो है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इसका गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। बात करें बिहू, बिहू असम का है, सतरिया भी असम का है, कथक केरल का है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, श्रीनगर में स्वामी रामानुजन की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीनगर में जो है रामानुजन आचार्य का मूर्ति का अनावरण यानी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, नरेंद्र मोदी है, मनोज सिंह है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो भारत के अभी गृह मंत्री है। और राजनाथ सिंह अभी जो है इनको मतलब सुरक्षा मंत्री है। बाकी ये नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखिए इनका नाम भी रखा गया है सिचुएटेड ऑफ पीस, इनका नाम है इंग्लिश में, इन्हीं रामानुजन मूर्ति से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आसियान देश का जो है 11वां सदस्य, पहले 10 सदस्य था, कौन बना है? तो ये बना है तोमोर लिस्ते। तोमर लिस्ते जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। बात करें आसियान की स्थापना की, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा को जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया गया था। कब तक किया गया? तो 2041 तक जो है मथुरा शहर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाल ही में फाइसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? FICCI फाइसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका अध्यक्ष जो है शुभ्रकांत पांडा बने, शुभ्रकांत पांडा। बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में इसका थीम था डिजेनिटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में जो है इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता से था। तो आप लोग कभी कभी इसे सर्च भी करिए, इलाबेन भट्ट को क्या क्या, क्यों इसको सामाजिक कार्यकर्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति थे। ठीक है, तो कभी कभी सर्च करके भी देखिए, इसकी जीवनी के बारे में पढ़िए, हो सकता है कि अधिक जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस द्वीप को जो है अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आइसलैंड को जाना जाता है, आइसलैंड को। ठीक है, बात करें ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन 59 देखिए, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऐसा नहीं कि आप बिहार है तो मार दीजिएगा राजस्थान, नहीं, बिहार जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित है। बात करें ये टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में जो है आयरन एवं सिलिका की जो है बहुलता होती है? तो ये लाल मिट्टी में जो है बहुलता होती है, लाल मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था? तो ये 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960 में। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है, नागपुर में। 63 देखिए, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार का कौन सा जिला जो है मक्का उत्पादन में जो है अग्रणी है? तो ये कटिहार जिला है, कटिहार जिला। ठीक है, और चावल में जो है अग्रणी राज्य जो है बिहार में रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पे जो है पहली बार रेल कब चलाया गया था? परिचालन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में इसका परिचालन हुआ था। बात करें कोंकण रेलवे ट्रैक से, कोंकण रेलवे स्टेशन से किन किन राज्यों को फायदा होता है? तो इन फायदा देख लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन 3 राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोंकण रेलवे स्टेशन से ट्रैक से किन किन राज्यों को फायदा हुआ? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पे स्थित है। बात करें कुछ परियोजना की जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे शारदा परियोजना कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। तिलैया परियोजना झारखंड में स्थित है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो इकाई है, उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज दिया हुआ है, प्रेशर पास्कल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सम्मिलित नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वेबर होता है, जिसको WB से डिनोट करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, एक पेंडुलम का झूलना, एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च का ऑन करना, एक टॉर्च का को ऑफ करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना जो है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। बाकी देखिए, एक पटाखे का विस्फोट क्या होता है? ये रासायनिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक उदाहरण है। एक टॉर्च का ऑन करना, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना है। एक टॉर्च का ऑफ होना, तो ये रासायनिक ऊर्जा को मतलब अंधकार की ओर ले जाना है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल का ही सूत्र होता है, पुल और पुश को जो है बल कहते हैं, यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। ठीक है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित है नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। देख लेते हैं, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये नहीं है, बाकी सब है। देख लेते हैं, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार होता है,
चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार होता है, समुद्री ज्वार जो उठता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार उठता है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये तीनों सही है, बाकी ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी जो है क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका राइट आंसर। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है, आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा और एवं आयतन सबसे कम होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो किस विद्युतीय तरंग दैर्घ्य की जो है सबसे कम होता है, तो ये गामा किरणें की होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा भेदने की क्षमता जो है गामा किरणें की ही होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है गामा किरणें की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब लेने के लिए हमें दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए, तो ये धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो वो उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में जो है उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किसमें, तो ये किलोवाट आवर में दर्शाया जाता है, किलोवाट आवर में। देखिए, 1 किलोवाट बराबर कितना ऊर्जा होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, तो याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, इधर आविष्कार है, इधर आविष्कारक है, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सम्मिलित है, ठीक है। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल किया था, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे किया था, चेचक का टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है, तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, H2O यानी वाटर अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है, तो H2O में जो है हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.11%। देखिए, H2O में जब बात करें H और O का अनुपात का, तो 1:8 होता है, इसमें तो हाइड्रोजन का 1 अनुपात है, ऑक्सीजन का 8 अनुपात होता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं टोटल 9 है, तो हाइड्रोजन कितना 1 है, तो इसको आप करके निकालिएगा तो 11.11% निकलेगा, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप इसे 11.11% निकाल सकते हैं। वहीं पर यदि पूछता है ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो 8/9 गुना 100, तो आप इसे सॉल्व करके ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत रहता है। आई क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, अधातुएं धनायन बनाती है, तो ये गलत है, अधातु जो है ऋणात्मक होती है, ठीक है। देखिए, सही देख लेते हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, सही है। अधातु ऋणायक बनाती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है, तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो परमाणु बल सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिदेकी युकावा ने प्रतिपादित किया था परमाणु बल सिद्धांत को। बात करें जे थॉम्पसन, ये इलेक्ट्रॉन का खोज करता थे। उसके बाद एस.एन. बोस जो है ये बोसोन कण का खोज करता थे, और जे.सी. बोस जो है क्रिस्कोग्राफ का खोज करता थे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए, 78, म्यूरेटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूरेटिक अम्ल को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो अम्ल और क्षार के बीच में कौन सा जो है समानता, ऑप्शन देख लीजिए। वे परिपक्षकों के रूप में कार्य किए जाते हैं, मतलब के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वे कड़वे होते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो इसका समानता जो है अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ये समानता है, बाकी सब ये समानता है। 7 से कम रहता है वो तो एसिडिक नेचर का होता है, 7 से ऊपर रहता है वो बेसिक नेचर का होता है, 7 जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है, तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट तत्व को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, तो किसी आवर्त श्रेणी में जो है परमाणु क्रमांक में जो वृद्धि होने से क्या होता है, तो इसे धात्विक गुण में कमी होता है, धात्विक गुण में कमी होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका जो जानवरों में पाया जाता है, तो इसका कोशिका भित्ति, सॉरी, पादप कोशिका जो है वृक्षों या अथी में पाया जाता है, ठीक है, तो किसकी बनी होती है, ऑप्शन देख लीजिए, काइटिन है, पैक्टिन है, सेल्यूलोज है, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है, तो फल में जो मीठा लगता है तो कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है उसके लिए, इसके लिए फ्रक्टोज उत्तरदायी होता है, फ्रक्टोज। बात करें सुक्रोज जो गन्ने में पाया जाता है, लैक्टोज जो मिल्क में पाया जाता है, माल्टोज जो अनाज में पाया जाता है।
ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक विकार क्या होता है? जैसे कि पिताजी में जो रोग है उसके बेटा में भी होगा, वो आनुवंशिक रोग हो गया। तो कौन सा विकार है? ऑप्शन देख लीजिए, कैंसर है, रतौंधी है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, जीवों का जो है द्विनाम पद्धति जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? द्विनाम पद्धति क्या होता है? जैसे मानव का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो स्पेसियंस, होमो स्पेसियंस, ठीक है। तो ये दूनाम जो पद्धति है ये जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था केरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है, केरोलस लिनियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो मुक्त जीवन जीने वाले जो है विशिष्ट समुद्री जीव कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो ये पेप्सिन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो गलत है पहले गलत देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, रक्त इंद्रियों इनपुट में मदद करती है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। देख लेते हैं, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है, तो फेफड़े तक सही में ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। वहाँ ले जाके यहाँ से इसका क्षरण करके ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन को खून में देके सारी जगह पहुँचाता है, ठीक है। तो ये सही है, तो तीनों सही है। बाकी ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में जो है लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राणी में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन का जो है विलय हो जाता है किस प्राणी में? तो काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, ये केचुआ में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो यदि भारतीय रिजर्व बैंक यदि आरबीआई जो है बैंक दर को जो कम कर दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव होगा? तो बैंक दर को जैसे ही कम करेगा तो होगा क्या कि बैंक से ज़्यादा लोन लिया लोगों के द्वारा लिया जाएगा, तो मार्केट में जो है तरलता की ये बढ़ जाएगा, तरलता, पैसे की तरलता बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, अधिक बाजार में अधिक तरलता आएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप वक्र काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। तो देख लेते हैं, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है। ऑप्शन नंबर एक ही है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अर्थशास्त्री या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एड्ज बाजार क्या है? तो गिल्ट एड्ज बाजार जो है क्या है? तो ये एक सुरक्षित बाजार है। अर्थशास्त्र वाणिज्य में जो है गिल्ट एज बाजार का नाम जब लिया जाता है तो ये एक सुरक्षित बाजार है, जहाँ पे क्या होता है सरकारी अपनी प्रतिभूतियों सरकार जो अपनी प्रतिभूतियों को रखता है, उसके बाद आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति को रखता है, जहाँ पे ये होता है तो ये गिल्ट एज बाजार कहा जाता है, ये एक सुरक्षित बाजार है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो बैंक दर को ऐसा कौन सा दर है जो जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों को जो है ऋण प्रदान करता है? किस बैंक को? ऑप्शन देख लीजिए, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र, वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक को जो है आरबीआई जब बैंक रेट जारी करता है, ये होता है कि काफ़ी समय के लिए जब लोन लिया जाता है उसी को बैंक दर कहते हैं, काफ़ी समय के लिए लोन, ये वाणिज्यिक बैंक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा जो है कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो ये सभी रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, इनमें से सभी देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स, ये तीनों रिपोर्ट जो जारी किया जाता है। बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 2022 से इस पर अब इसको जारी नहीं करता, इस पर रोक लग गया है, ठीक है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। मैथ का क्वेश्चन का आपका आंसर बता देते हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे तो आप बना के जरूर चेक करिएगा। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 97 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 100 का ऑप्शन नंबर डी। तो जब आप इसका पीडीएफ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप जरूर चेक करिएगा कि मैथ का जो बनाइएगा तो आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप इसे बनाने का प्रयास करें। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।